विधानसभा कौन बन गई है। एक्चुअली देखो हुआ क्या है, इसकी नींव रखी गई थी आज से 1-2 महीने पहले, फिर 500 किलोवाट, ठीक है, 500 किलोवाट की रूफटॉप, ठीक है ना, रूफटॉप सौर ऊर्जा संचालन संयंत्र लगाया गया है दिल्ली विधानसभा के छत पे। इसकी जानकारी किसने दी? विधानसभा के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी ने इसकी जानकारी दी कि भैया दिल्ली विधानसभा के ऊपर लग गया है। इससे इन्होंने बताया कि प्रति माह अब 15 लाख रुपया बचेगा, ठीक है ना, बचेगा, जो बिजली के बिल के रूप में जा रहा था। प्रति माह 15 लाख रुपए बिजली का बिल बचेगा, तो साल भर में कह रहे हैं कि करीब 1.25 करोड़ रुपया बचेगा, उसको हम विकास कार्यों में लगा देंगे। तो दिल्ली विधानसभा पहली विधानसभा पूरे भारत की बन गई है जो, अब ये देखो ना ऊपर सारे सोलर पैनल लगा दिए गए हैं सारे, तो सारे सोलर पैनल लगा करके अब दिल्ली विधानसभा को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा, समझ रहे हैं। तो दिल्ली असेंबली बिकम इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेचर टू रन इंटरली ऑन सोलर पावर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री निजूत मोइना 2.0 योजना लॉन्च की गई है? तो लड़कियों की उच्च शिक्षा, देखो हुआ क्या है कि अच्छा इसमें एक बात, इसमें ये किसी कास्ट या पुअर मतलब गरीब अमीर आपके रिच, इन सब से अलग ये योजना लाई गई है। मतलब किसी जाति का लड़कियों के लिए कोई बंधन नहीं है, गरीब अमीर का बंधन नहीं है। अगर वो लड़की है तो फिर उसको 20,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, उसको रोकने की कोशिश कोई ना करे। ये किया हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री ने, हिमंत बिस्वा शर्मा। अब ये 20,000 रुपया क्या सर एक ही बार में पकड़ा दिया जाएगा? ठीक है ना, नहीं एक ही बार में नहीं, इसे किस्त में दिया जाएगा। तो इससे पहले भी ये योजना आ ही चुकी है, अब ये 2.0 के नाम से आई है, तो ताकि लड़कियों की पढ़ाई को बीच में न रोका जाए। जैसे होता है कई बार फीस की कमी की वजह से ये वो तो पार्शियलिटी कई गार्जियन कर देते हैं, उनका लड़का पढ़ने जाएगा लड़की नहीं पढ़ेगी, तो इसी तरीके की अनिश्चितताओं के बीच में उनकी स्कूली शिक्षा रुक जाती है, जिसको स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये मुख्यमंत्री निजूत मोइना 2.0 योजना लाई गई है। ठीक है ना, तो अच्छा ये बात याद रखना कि यह सभी परिवारों की लड़कियों, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लाभ के लिए पात्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें लड़की अगर गरीबी रेखा के नीचे उसका परिवार होगा तो ही इसके लिए पार होगा, ये सभी के लिए। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये निजूत मोइना योजना है, इसमें देख लो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र को 10,000 रुपए, स्नातक स्तर के छात्र को 12,500 और स्नातकोत्तर के 25,000। एवरेज इसका निकालोगे तो करीब 20,000 रुपए आएगा एवरेज, अगर इसका जब निकालने पे आ जाओगे तो। चलिए सर अगले, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्षमता निर्माण आयोग की अगर बात हम लोग करें, इसमें एक चीज ये है कि 2021 में नीति आयोग ने, क्षमता निर्माण आयोग 2021 में नीति आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था 2021 में कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे देश के सिविल सर्विसेज वाले हैं, भारतीय सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उनकी दक्षता का, उनकी स्किल का 100% प्रयोग हो। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया था और उसके अध्यक्ष बनाए गए एस राधा चौहान जी। 2021 में जब क्षमता निर्माण आयोग का इस उद्देश्य से स्थापना किया गया कि भाई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इनकी क्षमताओं का पूर्ण समन्वय हो, तब उस समय आदिल जैनुल भाई, नाम इसमें लिखा है, हाँ ये आदिल जैनुल भाई इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। प्रथम अध्यक्ष 2021 से अभी तक यही बने हुए थे, प्रथम अध्यक्ष रहे। और उसके बाद एस राधा चौहान जी दूसरी अध्यक्ष बनी है। ये जैनुल भाई हैं और ये एस राधा चौहान जी हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष महोदय बने। तो अभी तक 2 ही अध्यक्ष बने हैं, एक ये और अब एक ये बने हैं। और देखो यहाँ सरदार पटेल जी की मूर्ति रखी हुई है, क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जी को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगले पे आएंगे। हाल ही में जारी की एआईसीटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? एक मार्केट रिसर्च फर्म है जिसका नाम है फाउंडर पॉइंट। हाँ, एक मार्केट रिसर्च फर्म है जिसका नाम है फाउंडर पॉइंट। ठीक है ना, फाउंडर पॉइंट। ये फाउंडर पॉइंट नाम की फर्म ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में इसने ये पाया है कि जो भारत में बेंगलुरु है वो एआई के फील्ड में 26वें स्थान पे है, विश्व में 26वां स्थान, लेकिन भारत में प्रथम स्थान। ठीक है ना, फर्स्ट स्थान। ये फर्स्ट इसका कहां है? भारत में। भारत में ये फर्स्ट है, भारत में। और उसने ये बताया कि अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे, ठीक है ना, तो सिंगापुर पहले स्थान पे है एआई के प्रयोग में। सिंगापुर ये है फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड अपना बेंगलुरु कितने पे है? 26वें स्थान पे है। तो एआई सिटी इंडेक्स जारी किया गया कि किस सिटी में कितना इंडेक्स है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई इस सिटी इंडेक्स में रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग करने में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो हम लोगों को यहां से 2 बात याद रखनी है कि एआई सिटी इंडेक्स एक मार्केट रिसर्च फर्म, काउंटर पार्ट, हाँ मैंने यहां फाउंडर लिखा था ना, ये काउंटर कर लेना भैया, काउंटर। ठीक है ना, काउंटर पार्ट। मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था कि यार ये काउंटर है या फाउंडर है। खैर, तो काउंटर पार्ट नाम के रिसर्च फर्म ने आर्टिफिशियल इंडेक्स में बेंगलुरु को 26वां स्थान और भारतीय शहरों में पहला स्थान है। ठीक है ना, भारतीय शहरों में पहला स्थान ये। और उसके बाद फिर मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई और कोलकाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पाएंगे। अगला क्या है सर? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया गया है हेपेटाइटिस डी को। हेपेटाइटिस डी वैसे ये उन्हीं को होता है जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। और इसके बचाव का मैं पहले उपाय बता दूं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा लीजिए। उससे क्या होता है कि
जो कैंसरकारी वायरस हैं वो मतलब उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग हो, आज मुझे भी तुम लोग का, आज मैं थोड़ा डल महसूस कर रहा हूँ। आज तुम लोग की क्लास खत्म करने के बाद वो काम जो मैं कई साल से छोड़ा था एंडोस्कोपी का, अभी जाऊंगा हॉस्पिटल, यही सब मेरा भी देखेंगे कि इनका लीवर किडनी सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है ना यहाँ पे गड़ता रहता है कई सालों से, दवा तो ले रहा हूँ। खैर अब वो आज मुंह से कैमरा डाल के, एंडोस्कोपी में ऐसे ही करते हैं ना, मुंह से कैमरा डाल के देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। सब बोले 6 घंटे पहले कुछ खा के मत आइएगा, पानी पी के। तो अब मैं यहाँ हूँ, फिर अपना धीरे से स्कूटी स्टार्ट करूंगा, पहुंच जाऊंगा अकेले ही हॉस्पिटल। वो बोला हुआ है किसी को लेके आइएगा साथ में, अब मैं किसको लेके जाऊँ, किसको बोलूँ सुबह सुबह कि भाई उठो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। कई बार अकेले रहने के कई नुकसान भी होते हैं। हालांकि सोच रहा हूँ एक आध दोस्त को फोन घुमाऊंगा कि भाई चल, ठीक है ना, चल थोड़ा सा आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बोला है कि अरे वो मतलब शरीर में जब कोई भी मशीन तुम मुंह से ऐसे कैमरा डालो और वो जाके पेट में गिड़बिड़ गिड़बिड़ करेगा तो उल्टी उल्टी महसूस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या रहेगा कैसा रहेगा, लेकिन आज करवाऊंगा जरूर मैं ये, ठीक है ना, क्योंकि ये सब ठीक तो है नहीं। है तो हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी के रूप में पुनर्वर्गित करने की घोषणा किया है डब्ल्यूएचओ ने, और डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। इसीलिए आज थोड़ा सा मेरा मन अभी मेरे दिमाग में चला किसको लेके जाएं, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन होता है ना यार, इंसान है आप, वो दिखावटीपन रात तरीके इसी की तैसी, अब नहीं है कोई, अभी तो अभी नहीं है, बात खत्म। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? भाई इस बार वाला इंपॉर्टेंट है, एमएस स्वामीनाथन जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनकी किताब टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, ये एक इनसे याद रखना, ये इनकी बुक का नाम है जो एमएस स्वामीनाथन जी ने लिखा था। इनका जन्म भारत में हुआ था, ये भारत में बोरलॉग प्राइज, ठीक है ना, बोरलॉग प्राइज के पहले रेसिपिएंट हैं, बोरलॉग प्राइज, ठीक है ना। बोरलॉग प्राइज कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड में से एक है, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति जनक नॉर्मन बोरलॉग जी। इनको अभी पिछले वर्ष क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था इनको पिछले वर्ष, भारत रत्न ये प्राप्त करता है। तो इनकी 100वीं जयंती इस बार मनाई गई है नई दिल्ली में, ठीक है, जहां नरेंद्र मोदी जी ने टिकट भी जारी किया। नई दिल्ली में इनकी 100वीं शताब्दी जन्म मनाया गया है, और नई दिल्ली में तो 2024 में इनको देखो यहाँ पे 2024 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये सब यू मिंट स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखो ये 74 साल के थे, म्यांमार के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है, यू मी स्वे। अच्छा राष्ट्रपति से एक बात याद आई, फिलीपींस के राष्ट्रपति इस समय भारत के दौरे पे हैं। एक्चुअली भारत और फिलीपींस के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो 1949 से स्टार्ट हुए, तो 1949 से आप देखो 2025, तो इस बार 75वीं वर्षगांठ है भारत और फिलीपींस के रिश्ते का। तो अभी आज सुबह मैं न्यूज सुन रहा था तो मैंने देखा कि उसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। खैर तो म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू थिन का क्या हो गया, मिंट का निधन हो गया है, और ये जुलाई से ये बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में थे, ट्रीटमेंट पे थे, और अब इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? जो हम लोग के देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है बताओ? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये सबके याद रखा करो, अन्नपूर्णा देवी जी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं, ये इस समय केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने उद्घाटन किया नई दिल्ली में ऐसी एक बैठक का। जब भी ऐसी कोई बैठक होती है, तुम नाम ही से देख लो, प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम, तो सी लीड्स मतलब महिलाएं लीड करेंगी, उसका दूसरा संस्करण है। इसमें सारी महिलाएं बैठी और उन लोगों को यह बताया गया कि किस तरीके से महिलाओं को आगे ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। और इस बार का जो थीम था वो था सी लीड्स डिजिटल भारत की ओर, सी लीड्स डिजिटल भारत की ओर, इस थीम आशय के साथ इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जब पारित हुआ था उसके बाद से इसको मनाया जा रहा है। इसमें यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य है। अगले पॉइंट पाएंगे, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? विश्व खेल, देखो इसके बारे में से चीन में किया जा रहा है। चीन में एक जगह है चेंगदू, ठीक है ना, चीन के चेंगदू में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब याद रखना 12वां संस्करण, इस बार ये 12वां संस्करण है, 12वां संस्करण है। इस खेल में करीब 34 प्रकार के खेल होंगे, 34 प्रकार के खेल होंगे, और 256 पदक दिए जाएंगे, 256 पदक दिए जाएंगे। 7 तारीख से यह शुरू हो चुका है और 11 अगस्त तक यह चीन के चेंगदू में चलता रहेगा। भारत के 17 सदस्य इसमें भाग लेने गए हैं, भारत के 17 सदस्य की टीम भाग लेने गई है, जो कि 5 प्रकार के खेलों में भाग लेगी, कुल 23 पदक के लिए, कुल 23 पदक के लिए। मतलब देखो टोटल 34 प्रकार के खेल हैं, लेकिन जो भारतीय टीम है 17 सदस्य की, वो इन 34 में से केवल 5 खेलों में भाग लेगी, और उन 5 खेलों के पदकों की संख्या देखी जाए तो 23 है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भारत की टीम इसमें फर्स्ट पे तो नहीं आएगी। आज हम लोग 8 अगस्त पे हैं, 11 तारीख को हम लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ा जाएगा कि सर इसमें कौन किस रैंकिंग पे रहा, ठीक है ना, सर कौन इसमें किस पे रैंकिंग पे रहा। तो बी ऑप्शन चीन। तो ये चीन के चेंगदू में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 1981 में इस तरीके का खेल एक बार एशिया में आयोजित हुआ था, ये तीसरी बार है जब विश्व खेल एशिया में आयोजित हो रहे हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, एडे मोला ए एडेनले। अब याद रखने का तरीका लाले, हम अक्सर लल्ला बोलते हैं ना, तो ऐसे याद रखेंगे, लल्ला को मिला है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। याद रखने के लिए थोड़ा आसान नहीं हो गया अब इतना लंबा, और चूंकि भारत सरकार ने पहली बार घोषणा किया है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि एमएस स्वामीनाथन जी का क्या बनाया गया है। देखो इसके नीचे का ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको हटा देना, ये है लल्ला। खैर नाइजीरिया के प्रोफेसर एडे मोला ए एडनले को खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। भाई ये इंपॉर्टेंट बनेगा, जितने लोग मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें लिख करके दे सकता हूं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बनने वाला है, पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है, ठीक है ना। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्थापित किया गया है, और वही इस पुरस्कार को दे रहा है। उनके 100वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है ना। प्रदान किया, यह पुरस्कार मोदी जी ने प्रदान किया है।
अगले पॉइंट पे आएंगे, भारत के हरित क्रांति के जनक। अच्छा, इनका पूरा नाम एक बार तुम लोग देख लो, डॉक्टर मनो कुंबू समा शिवन, एमएस, हम लोग हमेशा एमएस पढ़ते हैं ना, तो एमएस स्वामीनाथन। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जानते हो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक कारण है। 7 अगस्त 1905 को भारत में एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन का नाम क्या था सर? उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन या बायकॉट मूवमेंट। नई बंगाल विभाजन के विरोध में यह किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन को एक तरीके से आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। तो चूंकि ये 7 अगस्त को हुआ था, इसलिए 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो आज के अगर कभी जैसे होता है ना कि चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं, अभियंता दिवस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसे वोकल फॉर लोकल का प्रतीक भी हम मान सकते हैं, इसलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। ये जो बन रहा है ना बैकग्राउंड में बनारसी साड़ी है, क्योंकि देखो ना ऐसा प्रिंट बनारसी साड़ी में होता है, और बनारस में हैंडलूम बनारसी साड़ी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस बार 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 11वां। थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, हैंडलूम इंपावरिंग वुमेन, इंपावरिंग द नेशन, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? देखो ये एआई संचालित शिक्षण ऐप, इसको आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। ये क्यों, क्या है सर, जरा समझना। बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th पास करके आईटी की तैयारी करते हैं, कुछ जेई की तैयारी, आईटी जेई की, कुछ नीट की तैयारी करते हैं, नीट एग्जाम की, तो कुछ कैट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैट एग्जाम। इन सारे एग्जामों में छात्रों को मदद करने के लिए ये एक ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को आईआईटी पलक्कड़ में लॉन्च किया गया। अच्छा, इस ऐप की आपको मैं एक खासियत बताऊं कि आप इसमें जैसे नहीं होता टेक्स्ट भेज के, वॉइस भेज के या फिर इमेज भेज के भी किसी क्वेश्चन का हल ले सकते हैं। इस ऐप का नाम है टूटोज, ठीक है ना। ऐप का क्या नाम है? टूटोज नामक ऐप, टूटोज नामक ऐप। टूटोज नामक ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आईआईटी पलक्कड़ में इसका उद्घाटन किया है। ये रेविन टेक्नो, एक कंपनी है रेविन टेक्नो, उसने बेसिकली विकसित किया है। तो रेविन टेक्नो सॉल्यूशन के द्वारा विकसित टूटोज नामक एआई बेस्ड ऐप को आईआईटी पलक्कड़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों की मदद किया जा सके। ये आईआईटी पलक्कड़ में धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक ऐप है, बेसिकली ये एक ऐप है। चलो, तो क्लियर हो गया इसका नाम क्या है, क्योंकि ऐप इंडेक्स इन सबके तो क्वेश्चन आते रहते हैं। एमएस स्वामीनाथन, अच्छा एमएस स्वामीनाथन पे कई क्वेश्चन हो गए ना। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन, अच्छा आप बताओ, अब देखो तुम लोग से पूछता हूं, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड पहली बार किसको मिला है? बताओ, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? तो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 100वें शताब्दी समारोह में नई दिल्ली में, हमको तो बस इतना याद आया, एड नेले को मिला है या लल्ला को मिला है, वो हम लोग अभी बात किए थे। तो ये मोदी जी एमएस स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया, उनके शताब्दी समारोह पे इन्होंने पूसा स्थित कृषि केंद्र में उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया है, ठीक है ना। अब भूल गए ना, तो ये सारी चीजें, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। चलो आगे बढ़े। तो आज के लिए 13 ही क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म किया हूं, और कल वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये 7 अगस्त वाले,